तो बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं। जितना अब तक कराया है बच्चों एक बार उस सबको रिवाइज करते हैं और फिर टॉपिक को आगे चलाएंगे। हम लोगों ने इंडियन इकॉनमी का पहला चैप्टर शुरू करा था और उसमें हमने सबसे पहला एमसीक्यू तैयार करा था। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकॉनमी वाज प्रॉस्परस इकॉनमी, एग्रीगेरियन इकॉनमी एंड वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। पुराने बच्चों को याद हो चुका है, हर बार बोलता हूँ ताकि आप रिवीजन करें और कोशिश करा करें। जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है वो लिखने की भी कोशिश साथ साथ करें, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुने और इसको याद करें। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकॉनमी वाज प्रोस्परस इकॉनमी, एग्रीगेरियन इकॉनमी एंड वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दूसरा हमारा एमसीक्यू हमने एक नंबर के लिए तैयार करा था। द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज to use Indian economy as a feeder economy for the development of British economy। अगला क्वेश्चन हमारा 3 to 4 मार्क्स का तैयार हुआ था। फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बच्चों 10 हेडिंग्स हमने याद करी हैं। कोई भी एक हेडिंग पर बेस्ड एक नंबर का एमसीक्यू बनाया जा सकता है और 3 से 4 नंबर के लिए कोई 4 फीचर आपको एक्सप्लेनेशन करने होंगे। तो हमने याद करा था स्ट्रेगनेंट इकॉनमी। रिवाइज करें मेरे साथ साथ, कोशिश करें सीक्वेंस ना बदले। स्ट्रेगनेंट इकॉनमी, बैकवर्ड इकॉनमी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, रैम्पेट पॉवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, सेमी फ्यूडल इकॉनमी एंड कॉलोनियल इकॉनमी। स्ट्रेगनेंट इकॉनमी में बच्चों हमने याद करा था the growth rate of national income or GDP was approximate 2% per annum। Backward economy में हमने याद करा था the growth rate of per capita income was approximate 5% per annum। मन में सारे टॉपिक तेजी के साथ रिवाइज करें। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस में याद करा था लैंड सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम, जिसमें डिटेल हमारी क्या थी। ऑल द प्रॉफिट अक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वेंट टू जमींदार इन द नेम ऑफ लगान, बट दे डिड नथिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कंडीशन। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में याद करा था देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री and British rulers did not pay any attention for the promotion। रैम्पेट पॉवर्टी की बात करी थी एग्रीगेरियन इकोनॉमी। जमींदारों ने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए कोई काम नहीं करा, जिससे लैंडलेस लेबरर्स कैसे थे, पुअर। और इस पॉवर्टी का बिफोर द इंडिपेंडेंस किसने एस्टीमेट डिक्लेयर करा था? आपने डाटा याद करा है, कौन था? दादा भाई नेरोजी। किस नाम से फेमस थे? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और आने वाले चैप्टरों में हम डिटेल पढ़ेंगे पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करा, द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग मेथड। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ब्रिटिशर्स ने, जिससे ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ मैक्सिमम हो सके। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट में याद करा था हमने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और हम लोग बाउंड टू परचेज फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फिनिश्ड गुड्स एट हायर प्राइस। तो हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू रूरल एरिया, इसीलिए क्या लिखा है यहाँ, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड फ्यूडलिज्म, बोले तो जमींदारी सिस्टम। कॉलोनियल इकोनॉमी में याद करा था हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट पर हैवी टैक्सेस इंपोज कर दिए, जिससे वो महंगा हो गया, और ब्रिटिश इंडस्ट्री की बनाई हुई फिनिश गुड्स को ड्यूटी फ्री कर दिया, जिससे हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट हो गया और ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया का ज्यादा से ज्यादा होने लगा। कॉलोनियल इकोनॉमी। बच्चों रिवाइज करके उसे लिखने की भी कोशिश करा करो प्रेजेंटेशन के साथ। मेरा अगला क्वेश्चन हम याद कर चुके हैं, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमने 4 हेडिंग्स तैयार करी थी। लैंड सेटलमेंट सिस्टम,
commercialization of agriculture, low level of productivity and scarcity of investment. तो आप इन सब की एक्सप्लेनेशन मन में रिवाइज करें. कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश करा करें क्लास में टाइम से रहें. तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम में हमने क्या याद करा था? ऑल द प्रॉफिट अक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज went to Jamidar in the name of Lagan, but they did nothing for the improvement of agricultural condition. Commercialization of agriculture में हमने याद करा था, crops were produced for sale in the market, not for self consumption. इसी में हमने और जोड़ा था, farmers were induced by higher price. Farmers were induced by higher price for producing cash crop rather than food crop, so that it could be utilized by the Britishers as a raw material in their industries. Low level of productivity में हमने याद करा था, the low level of technology, lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizers resulted low level of productivity. यहाँ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को लेकर हमने बात करी थी. मिड 60s में भारत सरकार क्या इंट्रोड्यूस कर रही है? ग्रीन रेवोल्यूशन. फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के? एमएस स्वामीनाथन. एमएस स्वामीनाथन. और यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग भी याद करा था, जो मैं हर क्लास में बोल रहा हूँ. इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप विद द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. अगली बात आपने याद करी थी, स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. इंडियाज एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक टेरेस फार्मिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एक्सेट्रा. और ये स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है टॉपिक? क्योंकि पॉवर्टी चल रही है हिंदुस्तान में. अगला टॉपिक हम लोगों ने याद करा था, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. 5 हेडिंग याद करी थी. डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हमने क्या याद करा था? रिवाइज कर रहे हैं साथ साथ. द ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड the handicraft industry to satisfy two motive. Number 1, to get raw material from India at cheap rate. Number 2, to sell finished goods of British industries in Indian market at higher price. दूसरी बात हमने याद करी थी, इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बर्बाद होने से क्या इफेक्ट पड़ा. 2 बातें याद करी थी. नंबर 1, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरी बात, इंक्रीज इन डिपेंडेंसी ऑफ इंपोर्ट. तो उसको भी मन में दोहराते हैं. द डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एडवर्सली इफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी एज इंक्रीज इन unemployment. Number 2, increase in import of finished goods from the Britishers. अगली बात याद करी थी, lack of capital goods industry. There was hardly any capital goods industry and British rulers did not pay any attention for their promotion. बच्चों यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, मैंने बताया था उसे IPR 1956. थोड़ा फास्ट आज इसीलिए चल रहे हैं, कई क्लासेस से रिवाइज कर रहे हैं. जो नए बच्चे हैं, पुराने एपिसोड भेजे गए हैं, उनको ध्यान से बार बार सुने और याद करने की कोशिश करें. तो यहाँ IPR 1956 की बात करी थी, जहाँ कैपिटल गुड्स को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने 4 जगह, हिंदुस्तान की 4 जगहों पर स्टील के प्लांट लगाए थे. नाम फिर रिवाइज करा रहा हूँ, राउरकेला, भिलई, दुर्गपुर एक्सेट्रा. तो यहाँ हमने एंड बोकारो, राउरकेला, भिलई, दुर्गपुर, बोकारो स्टील प्लांट लगाए.
और इससे हमारी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हुआ। अगला टॉपिक हमने एक्सप्लेन करा था लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। इस जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो, जीडीपी लिखो या नेशनल इनकम लिखो। और यहाँ एक्सप्लेनेशन हमने याद करा था द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड its contribution to GDP was very negligible or small, और लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर रिमेन्स लिमिटेड ओनली टू रेलवे, रोड, पावर कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। और रिवीजन में आगे चला रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम याद कर चुके हैं, हर क्लास में रिवाइज कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैसी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके तीनों हेडिंग्स इंडिविजुअली भी एग्जाम में आते हैं। हमने 3 हेडिंग्स याद करी हैं, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी थी, इसमें हमने 3 पैराग्राफ याद करे। सबसे पहले पैराग्राफ में याद करा हम किन वस्तुओं को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं का डिक्लेरेशन, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में हमने याद करा था हम किन किन कंट्रियों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन क्या कहलाता है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। और तीसरे पैराग्राफ में याद करा हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। ऐसा करने से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमेशा ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस रहा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और इस एक्सपोर्ट सरप्लस को ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए यूज करा। और 3 फायदे मैंने आपको लिखवाए, याद करवाए, जिसके लिए हम यहाँ टाइटल बना रहे हैं ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। तो हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 3 पैराग्राफ याद करे। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड क्या याद करा, एक बार मन में रिपीट करते हैं। इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, नाम लिखने पड़ेंगे, लाइक वुल, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, शुगर, जूट, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स लाइक सिल्क, कॉटन एंड वुलन क्लोथ्स। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में याद करा था हम लोग एक्सपोर्टर हैं प्राइमरी गुड्स के एंड इंपोर्टर हैं फिनिश गुड्स के, और उनके नाम लिखने हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में हमने याद करा था मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू ब्रिटेन and rest was allowed with other countries like China, Sri Lanka and Iran। तो किन किन मुल्कों से हम ट्रेड कर रहे हैं ये हमने याद करा था डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में। तीसरे पैराग्राफ में ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल India's export value was higher than India's import value, so there was huge export surplus। और इस एक्सपोर्ट सरप्लस का क्या यूज करा, द एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज फॉलोज। नंबर 1, टू मेक पेमेंट्स, ये सब आपको बताया जा चुका है, एक बार रिवाइज करा रहा हूं। To make payments for the expenses incurred by the offices set up by the British government in Britain. Number 2, to meet the expenses on war fought by British government. And number 3, to import the invisible items। तो वो यहाँ से पैसा कैसे लेके जा रहे थे, पहले पॉइंट में हमने लिखा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन में अपने ऑफिसेज बना रखे थे और उसके खर्चों को मेट करने के लिए हिंदुस्तान से पैसा विड्रॉ करते थे। दूसरे पॉइंट में हमने लिखा जितनी भी वॉर्स लड़ी ब्रिटिशर्स ने
लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? ब्रिटिशर्स। और उसकी फंडिंग वो कहाँ से कर रहे हैं? इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस से। और तीसरी बात, वो अपनी कंट्री से बहुत सारी इनविजिबल आइटम्स लाइक बैंकिंग, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी वो इंपोर्ट कर रहे थे, और लाखों करोड़ों रुपया उन्होंने हिंदुस्तान से शिफ्ट कर दिया टू ब्रिटेन। तो ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ये सब टॉपिक हो चुके हैं, तेजी के साथ आगे चला रहे हैं जितना हम पुरानी क्लासेस में कर चुके हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक का मतलब पॉपुलेशन। तो उस जमाने में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के बारे में क्या क्या बातें याद करनी है वो हमने यहाँ पढ़ा था। तो सबसे पहली बात हमने यहाँ, कुछ बच्चे बहुत ही लेट ज्वाइन कर रहे हैं। कीर्ति गुप्ता, टाइम से रहा करो भाई। तो 1881 हमने याद करा था, हिंदुस्तान में पहला ऑफिशियल सेंसस है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हर 10 साल बाद भारत में पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, जिसे पॉपुलेशन सेंसस कहा जाता है। ये ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल पहली बार कब हुआ? 1881। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ 1 मार्क्स। और दूसरी बात हमने याद करी थी, 1921 डिस्क्राइब्ड एज ए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसके लिए मैंने वर्ड यूज करा था माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। और यहाँ पर मैंने बताया माल्थस इकोनॉमिस्ट का नाम है, और उसने थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में टोटल 4 स्टेजेस बनाई थी। वो 4 स्टेजेस में पहली स्टेज कब? जब बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा। सेकंड स्टेज कब? जब बर्थ रेट वही रहे और डेथ रेट कंट्रोल हो जाए। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, स्टेज 2। स्टेज 3 में बर्थ रेट भी कंट्रोल होनी शुरू हो जाए, बट कुछ लेवल तक कंट्रोल हो, स्टेज 3। एंड स्टेज 4, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही कंट्रोल हो जाएं और पॉपुलेशन कंसिस्टेंट हो जाए, स्टेज 4। तो 1921 से पहले हम फर्स्ट स्टेज में थे अकॉर्डिंग टू माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। आफ्टर 1921 हम स्विच ओवर कर गए फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2, जिसकी वजह से 1921 डिस्क्राइब्ड एज ए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। वेरी इंपॉर्टेंट इन MCQ। ये 1921 को लेकर मैंने डिटेल लिखी है। 1921 इज रिगार्डेड एज ए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों? प्रायर टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट। क्यों? बिकॉज बर्थ रेट डेथ रेट दोनों के दोनों हाई तो थे, लेकिन करीब करीब एक जैसे थे, तो कंसिस्टेंट रही पॉपुलेशन। और आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड ए कंसिस्टेंट राइज। तो राइज क्यों हो रही है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ डेथ रेट कंट्रोल हो गई ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीनाइजेशन। और यहां हम कौन सी थ्योरी यूज कर रहे हैं बच्चों? माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। लास्ट क्लास में ये हमारा टॉपिक हो गया था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल में डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी? हमने 6 हेडिंग्स याद करी थी, मन में साथ साथ रिपीट करें, कोशिश करें सीक्वेंस ना बदले। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। जिसको याद हो चुका है बहुत अच्छा, जिसको नहीं हुआ है रिपीट करें। डेमोग्राफिक कंडीशन यानी पॉपुलेशन की कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैसे थी, कोशिश करें सीक्वेंस आगे पीछे ना करें।
तो यहाँ डिटेल बताई थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा, और उसके लिए मैंने बताया था बर्थ रेट कितनी, तो मन में रिवाइज करें जिनको याद है 48 पर थाउजेंड, और डेथ रेट कितनी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल 40 पर थाउजेंड। और मैंने इसको आज के कंपैरिजन के साथ भी रिलेट करा था। उस जमाने में 48 पर थाउजेंड बर्थ रेट, ये घटकर आज कितनी हो गई है 18 पर थाउजेंड। तो 18 के कंपैरिजन में 48 वेरी हाई बर्थ रेट, और डेथ रेट घट के आजकल कितनी हो गई है 7 पर थाउजेंड, जो उस जमाने में कितनी थी 40 पर थाउजेंड। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बर्थ रेट एंड डेथ रेट वाज वेरी हाई एज ए 48 पर थाउजेंड एंड 40 पर थाउजेंड। ये डाटा याद करना जरूरी, एमसीक्यू में वो टिक कराएगा। और आज भी हम आपसे टेस्ट लेने वाले हैं। अभी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर या लैपटॉप पर जहां पर भी आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको टाइम लिमिटेशन दी जाएगी, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको टिक करना होगा। तो एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट के बारे में मैंने बताया था हिंदुस्तान में ऑन एन एवरेज कितने परसेंट लोगों को पढ़ना लिखना आता है, इसे बोलते हैं लिटरेसी रेट। ये आजकल कितनी चल रही है 75% लिटरेसी रेट चल रहा है, यानी हिंदुस्तान में ऑन एन एवरेज 75% लोग पढ़े लिखे हैं, जो स्टेट वाइज यूटी वाइज अलग अलग होती है और उसका भी डिक्लेरेशन होता है। और इसके कंपैरिजन में प्रेजेंट सिनेरियो के कंपैरिजन में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल लिटरेसी रेट कैसा था, सबने याद करा है 16%, विच वाज एक्सट्रीमली लो। 75% के कंपैरिजन में 16%। और याद करा दूं ये 16% भी लिटरेसी रेट अंग्रेजों की वजह से आया, क्योंकि अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस करा हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम। यहाँ आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ये अंग्रेजों की ही देन है, और जिस अंग्रेज ने इंट्रोड्यूस करा था उसका नाम मैकॉले। इसीलिए इस एजुकेशन सिस्टम को जो हिंदुस्तान में इंपोज कर रखा है अंग्रेजों के द्वारा, क्या बोलते हैं मैकॉलियन एजुकेशन सिस्टम। ये पेपर का पार्ट नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूं। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अंग्रेजों ने देखा हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोगों को तैयार करना होगा, उन्हें उतना पढ़ाना होगा जिससे वो क्लरिकल पोस्ट या ऑफिसर ग्रेड की पोस्टों को मेंटेन कर सकें। तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था उतना जिससे लोग कुछ लायक हो सकें, और उस वजह से ये लिटरेसी रेट कितना पहुंचा 16%। और इस एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स आए उसमें पहले इंडियन को, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, फिर आपकी नॉलेज की बात कर रहा हूं, हमारे देश में जो एजुकेशन है वो किस लिए लॉन्च करी, मैकॉले ने, ब्रिटिशर था इसीलिए इसे क्या कहा जाता है मैकॉलियन एजुकेशन सिस्टम। और जब ये एजुकेशन लोगों को मिली तो लोगों में अवेकनिंग आई और लोग एकजुट होकर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के टारगेट को पूरा करते हुए इकट्ठे होने लगे, आवाज उठाने लगे और देश की आज़ादी की बातें उठने लगी। तो फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कौन था, राजा राम मोहन राय, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं RRMY। तो ये सब कैसे हुआ, थ्रू द एजुकेशन। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, वापस टॉपिक पर आ रहे हैं, लिटरेसी रेट कितना था एक्सट्रीमली लो एज ए 16%, और फीमेल में ये लिटरेसी रेट बहुत ही कम था, कितना 7%, जस्ट नेग्लिजिबल। और इसके कंपैरिजन में आज 75%। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी था, मोर देन 80% पीपल इंडल्ज इन रूरल एक्टिविटीज। तो वहां पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ड्यू टू जमींदारी सिस्टम, या इसका एक और नाम लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो पुअर
कोई वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाए थे उस टाइम पर, है पुअर हेल्थ फैसिलिटी, हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बताया था 1000 जिंदा बच्चों के पीछे कितने बच्चों की डेथ हो जाती है ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिसीजेस। और ये बहुत ज़्यादा था आईएमआर। हर 1000 लाइव बर्थ के पीछे 218 बच्चे ऊपर चले जाते थे, क्योंकि पावर्टी के चलते खाना पीना नहीं मिलता था, वैक्सीनाइजेशन इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस जमाने में बहुत ज़्यादा, कितना, 218 पर 1000 लाइव बर्थ। और उसके कंपैरिजन में अगर हम 2011 का डाटा देखें जो आपकी बुक में प्रिंट है, कितना था, 44। ये 218 से घटकर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना रह गया, जस्ट 44 पर 1000 इन 2011। और ये घटकर अब और कितना रह चुका है, 30 पर 1000 इन ईयर 2020। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करी थी हमने। हिंदुस्तान में ऑन एन एवरेज लोग कितने साल जिंदा रहते हैं, इसका डिक्लेरेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाता है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी आजकल कितनी चल रही है, 68 ईयर्स। ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में कितने साल आदमी जिंदा रहता है, 68 ईयर्स। हर कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाली जाती है, किसी कंट्री की इससे बहुत ज़्यादा और किसी कंट्री की इससे कम है ड्यू टू हेल्थ फैसिलिटीज़। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आजकल हिंदुस्तान में 68 ईयर्स। और तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 44 ईयर्स। जो आपका नया एडिशन है 44 इयर्स, जो 68 के कंपैरिजन में बहुत कम है। और पुराने एडिशन की बात करें तो उसमें कितना लिखा हुआ है, 32 इयर्स। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी हर साल चेंज हो जाती है। तो वाइड स्प्रेड पावर्टी, तो जमींदारी सिस्टम इम्पोज कर रखा है अंग्रेजों ने, तो हिंदुस्तान के लोग गरीब थे और सारा पैसा जमींदार प्रॉफिट के नाम से ले जाता था एंड डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल कंडीशन। तो यहां तक लास्ट क्लास में बच्चों कर लिया था। क्वेश्चन दे रहा हूं अब आपको, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस चलेंगे। टाइम की हम लिमिटेशन रखेंगे और आपको कोई एक ऑप्शन पढ़ के टिक करना है तो अगला क्वेश्चन खुल जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन के एमसीक्यू आपको टिक करने हैं, फिर उससे अगला खुल जाएगा। तो शुरू करते हैं। टाइम भी रखेंगे हम। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए। जो ऑप्शन आपको सही लगे उसे आप टिक करें, अगले क्वेश्चन पर पहुंचे। 4 क्वेश्चन रखे हैं, चारों क्वेश्चन को टिक करने के बाद सबमिट करा देंगे उसे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, कोशिश करें, सभी को कोशिश करनी है, गलत सही की चिंता ना करें। किसी को विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो, देखने में थोड़ा दिक्कत लगे तो शार्पनेस बढ़ा दें अपनी स्क्रीन की।
सभी बच्चों को कोशिश करनी है, जो भी आपके अकॉर्डिंग सही गलत लगे टिक करें। कुछ बच्चों का अटेम्प्ट पूरा नहीं हुआ है, कोशिश करें। टाइम बाउंडेशन 2 मिनट हो चुके हैं। जिसने चारों क्वेश्चन टिक कर लिए हैं उसको सबमिट कर दें। सिर्फ 4 स्टूडेंट्स बचे हैं जिन्होंने अभी सबमिट नहीं करा है। ओनली 4 स्टूडेंट्स। सबमिट कराएं वो भी। 3 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हैं जिन्होंने सबमिट नहीं करा है। दो स्टूडेंट्स अभी भी बचे हैं, थोड़ा फास्ट करें। 3 मिनट हो चुके हैं। 2 स्टूडेंट्स अभी भी पेंडिंग हैं। एक स्टूडेंट पेंडिंग है अब। एक स्टूडेंट कोशिश करे वो भी जल्दी से। गुड, सबने कर लिया है। लेस देन 4 मिनट, 4 मिनट से कम में आपने चारों क्वेश्चन कर लिए हैं। कुछ बच्चों की स्पीड बहुत बढ़िया थी, 1.5 मिनट में ही कुछ बच्चों ने चारों क्वेश्चन टिक कर दिए थे। तो अब ये एक बार डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन सामने क्या रहा। अब इस क्वेश्चन पर चारों ऑप्शन सेलेक्ट हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आया था डी। अब मैं डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा, बट आंसर बता देता हूं, और जिसकी कमियां हैं वो उसको ठीक करें। तो इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी, हमने फीचर्स याद करे थे। तो भैया डेवलप तो थी नहीं, आज भी डेवलप नहीं है इंडियन इकॉनमी, आज डेवलपिंग पोजीशन पर है आज। तो उस जमाने में डेवलपिंग भी नहीं थी, उस जमाने में अंडर डेवलप थी, बट अंडर डेवलप के साथ साथ स्टेगनेंट भी थी। हमने फीचर्स में पहला और दूसरा फीचर यही याद करा है, स्टेगनेंट इकोनॉमी एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। तो उस हमारा करेक्ट आंसर क्या, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अंडर डेवलप्ड एंड स्टेगनेंट। 80% स्टूडेंट्स का ऑप्शन यही था। तो मैं इंडिविजुअली नाम लेके डिस्कस नहीं कर रहा, बस जिनके गलत हैं वो ध्यान से पढ़ें और करें। हर क्लास में हम इस तरह के टेस्ट रखेंगे, और ये तब तक चलेगा जब तक 100% करेक्ट ऑप्शंस आपकी आने ना लग जाए। मैं आने वाली क्लासेस में नए चैप्टर, कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि नेशनल इनकम का चैप्टर करें, तो हम अगला इस चैप्टर के बाद अगला नेशनल इनकम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। टेक्निकल टॉपिक है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आते हैं, तो हम चैप्टर बदलते जाएंगे, लेकिन पुराना जितना भी कर लिया होगा उन सब का टेस्ट इस तरह से एमसीक्यू में चलता रहेगा, ताकि आपके माइंड में टॉपिक की रिवीजन रहे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के माध्यम से। तो अगला क्वेश्चन यहां पर, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज कॉज्ड बाय, यहां पर बी वाली ऑप्शन पूरी क्लास में किसी भी बच्चे ने टिक नहीं करी, बाकी ए सी डी ये तीनों टिक करी थी, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का ऑप्शन डी था, करीब करीब 77%। तो यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं जिन्होंने गलत लिखा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को हमने अभी पीछे याद करा था, बर्बाद कर दिया,
ब्रिटिशर्स ने, और उसके बारे में लिखें जो यहाँ ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। नंबर 1, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, बिल्कुल बढ़िया। अंग्रेजों ने मशीनों से माल बनाया था, बढ़िया क्वालिटी थी, जिसकी वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट कॉम्पीट नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। चेंज इन टेस्ट, बिल्कुल ठीक है ये भी जवाब। बच्चों, लोग चाहते थे कुछ बदलाव, तो इंडिजिनस जो प्रोडक्ट्स है उनके कंपैरिजन में फॉरेन गुड्स आज भी फैशनेबल हैं, तो उस जमाने में तो फैशनेबल थे ही थे। तो लोगों का टेस्ट, लोगों का फैशन चेंज हो गया कि हिंदुस्तानी प्रोडक्ट, ऐसी सोच थी घटिया, और ब्रिटिश प्रोडक्ट बढ़िया। तो चेंज इन टेस्ट ये भी ठीक है। एंड ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी, बच्चों टैरिफ बोले तो टैक्सेशन, और ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में बनने वाली हिंदुस्तानी इंडिजिनस गुड्स पर हैवी टैक्सेस इंपोज कर रखे थे, यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर ज़्यादा टैक्स लगा दिए, जिससे वो क्या हो गया, महंगा हो गया प्रोडक्ट, और क्वालिटी भी हाथ से बन रही थी तो उतनी बढ़िया नहीं थी। जबकि फॉरेन गुड्स, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने गुड्स बनाए थे, उनको ड्यूटी फ्री कर दिया। एक तो क्वालिटी बढ़िया थी, एक सस्ते हो गए, जिससे हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, ये बार बार टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज कॉज्ड बाय ऑल ऑफ अबव, यही आंसर सबसे ज़्यादा का था। बट जिनका गलत हो रहा है कोशिश करें वो अंडरस्टैंड करें अच्छे से। हर क्लास में चलेंगे इस तरह के क्वेश्चन, यही टॉपिक में क्वेश्चन बदल बदल कर एमसीक्यू में दूंगा, ताकि आप आगे आने वाली क्लासेस में ये मिस्टेक ना करें, नॉलेज को बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ, 4 ऑप्शन चल रही हैं, आपको एक को टिक करना है। कोशिश ये होनी चाहिए सबकी कि जब भी ये टेस्ट चले तो किसी भी क्वेश्चन पर 100% स्टूडेंट्स, सारे बच्चों का सिर्फ एक ही ऑप्शन टिक हो, और वो भी सही वाला। तो यहां पर क्या है, इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ, हम आज भी डिस्कस कर चुके हैं, हर क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं। इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, तो प्राइमरी गुड्स के एग्जांपल्स भी आपको मालूम होने चाहिए। एमसीक्यू ज्यादा डिटेल तैयारी के बाद टिक होगा, और मैं हर बार चीजें बदल दूंगा। तो प्राइमरी गुड्स के नाम आपने याद करें बच्चों, जूट, इंडिगो, शुगर, कॉटन, वुल, सिल्क एक्सेट्रा, ये सब रॉ मटेरियल प्राइमरी गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे, और इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ कैपिटल गुड्स, रॉन्ग, बट कुछ बच्चों ने टिक करा। एग्रीकल्चरल गुड्स, ये हमें यहाँ पर बेस्ट ढूंढना होता है, तो एग्रीकल्चर से ज़्यादा बेटर है प्राइमरी गुड्स। एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, ये तो हम इंपोर्ट करते थे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स। तो 77% बच्चों का आंसर ठीक, कोशिश करेंगे तो सभी का ठीक होने लगेगा। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिकेटेड, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल बच्चों अभी बताया था थोड़ी देर पहले, पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो पॉपुलेशन कंडीशन को लेकर फीचर्स हैं। यहां पर 80% से ज्यादा बच्चों के ऑप्शन ठीक रहे। तो हाई, अब कुछ बच्चे ने क्या करा, पहला ऑप्शन टिक कर दिया, कुछ ने दूसरा कर दिया, बहुत कम थे वो संख्या, कुछ ने तीसरा, बट सबसे बढ़िया ऑप्शन यहां पर डी है, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे पढ़ने के बाद ही कोशिश करें, बेस्ट जजमेंट ढूंढें। तो हाई डेथ रेट बिल्कुल ठीक है, हाई बर्थ रेट बिल्कुल ठीक है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल ठीक है, और तीनों की बात ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। बट ये आंसर सबका नहीं रहा, सबका होना चाहिए। तो चलते हैं बच्चों अगला टॉपिक आज की क्लास का। इस चैप्टर का बच्चों अगला टॉपिक है
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो पहले तो हमें एक नंबर के लिए मीनिंग याद करना है, ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। Distribution of population among the various sectors as primary sector, secondary sector and tertiary sector। हम अपने देश की पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें, कितने परसेंट लोग प्राइमरी सेक्टर में इंडल्ज हैं, कितने परसेंट लोग सेकेंडरी सेक्टर में इंडल्ज हैं और कितने परसेंट लोग टर्जरी सेक्टर में इंडल्ज हैं। इस डिवीजन को कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स। तो क्या हुआ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन अमंग द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्जरी सेक्टर। ये हम छोटी क्लासेस में याद कर चुके हैं। पूरे देश में टोटल 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्जरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जिसमें एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज होती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज। खेती से संबंधित सभी क्रियाएं किसमें आती है? प्राथमिक उद्योगों में, प्राइमरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? 1 वर्ड में बोला जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन मेड मटेरियल। तो सेकेंडरी सेक्टर बिलोंग्स टू मैन मेड मटेरियल और इसी को कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। एंड टर्जरी सेक्टर बिलोंग्स टू सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर को क्या बोलते हैं? टर्जरी सेक्टर। और हम अपने देश की टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं, कितने परसेंट प्राइमरी सेक्टर में यानी खेती बाड़ी में इंडल्ज है, कितने परसेंट सेकेंडरी सेक्टर में पॉपुलेशन काम करती है और कितने परसेंट पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में। इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं, क्या है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? Division of population among the various sectors like primary sector, secondary sector and tertiary sector. And during the British rule, ये आपके बुक में 1951 का डाटा दिया हुआ है। बच्चों ये रेशो भी हर साल चेंज हो जाती है। जो आपकी बुक में डाटा वही एमसीक्यू में टिक करना है। तो 1951 में हिंदुस्तान में अप्रॉक्सीमेट 73%, इसको एग्जैक्ट 72.7 याद करने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेट 73% पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज। 73% लोग कहां इंडल्ज थे? प्राइमरी सेक्टर में। अप्रॉक्सीमेट 10% population of the whole country belongs to man-made material or industrial sector और secondary sector। और 1951 में approximate 17% population indulge in service sector और tertiary sector। तो 1 नंबर का occupational sector आए तो ये परसेंटेज नहीं बतानी, सिर्फ इसका मीनिंग लिखना है। Distribution of population among the various sectors like primary sector, secondary sector and tertiary sector। वो अलग से 1 नंबर के लिए प्राइमरी सेक्टर बोले तो belongs to agriculture and its allied activities। secondary sector belongs to man-made material और industrial sector and tertiary sector belongs to service sector। For example, banking, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। और ये रेशो आप राउंड ऑफ करके याद कर ले, 73%, ये तो बुक का डाटा एज इट इज लिखा हुआ है, 10% एंड 17%। साउंड सबकी अनम्यूट कर दी है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आपसे।
जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। रिया को बताना है स्वेज कैनाल की कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई। स्वेज कैनाल, रिया। गलत है बच्चे, स्वेज कैनाल 1869 में, नॉट 1850। ये हर बार इसीलिए पूछा जा रहा है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से याद करें और कई बार कंफ्यूजन हो जाती है तो वो कंफ्यूजन ना रहे। प्रियांशु जैन से पूछ रहा हूं, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। प्रियांशु जैन, थोड़ा लाउडली बोलो प्रियांशु। प्रियांशु जैन, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। अब ये डिस्कशन करना इसलिए भी जरूरी होता है, कुछ बच्चों की कंसंट्रेशन वो स्क्रीन के सामने से हट जाते हैं, ध्यान छूट जाता है। भाविका जैन से पूछ रहा हूं, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। भाविका, भाविका का आंसर नहीं आ रहा। भाविका जैन। दीपांशु अग्रवाल बोलेगा। दीपांशु अग्रवाल, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। अब आसान है, दीपांशु अग्रवाल। हाँ जी, 1881। अगला क्वेश्चन हर्ष आर से है, कोशिश करना हर्ष। हर्ष रचोया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने आज 2 बार डिस्कस करी है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? आपकी नई बुक के अकॉर्डिंग बताना है, मैंने बताया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बहुत बढ़िया, 44 ईयर्स। 44 ईयर्स। हर्ष जिंदल बोलेगा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। नाइनटीन 21। जिसका नाम ले रहा हूं, बाकी सब मन में रिवाइज करें, बीच में ना बोलें। अजय कुमार। अजय कुमार मुझे डेथ रेट बताएंगे एट प्रेजेंट। डेथ रेट प्रेजेंट सिनेरियो पूछ रहा हूं। हैं जी भैया, ब्रिटिश रूल का नहीं पूछ रहा, ध्यान से सुने। प्रेजेंट डेथ रेट आजकल का। हीना बोलेगी, हीना। कार्तिक, कार्तिक के बोलेगा, कार्तिक खत्री। खुशी खंडेलवाल बोलेगी प्रेजेंट डेथ रेट सिनेरियो, आज भी डिस्कस करा है बच्चों। वो 18 पर 1000 बर्थ रेट है, देखो कंफ्यूजन हो रही है। हाँ, अब ये बीच में आंसर सही आ रहा है। दूसरा कोई ना बोले बच्चों, दूसरा कोई ना बोले, तो जिससे पूछा जाए वही जवाब दे। 7 पर 1000 था प्रेजेंट कंडीशंस डेथ रेट में, 7 पर 1000। अगली बात पूछ रहा हूं, अगली बात आपको बताना है, हिंदुस्तान में रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई थी? अनुषा जैन बोलेगी। अनुषा जैन, और कोई नहीं बोलेगा। ये कुछ बच्चे ना स्क्रीन से हट जाते हैं। अनुषा जैन। रेलवे हिंदुस्तान में कब इंट्रोड्यूस हुई, भूल गए बच्चे? ये अनुषा जैन की आवाज नहीं है। अनुषा जैन नहीं बोलना चाह रहा। अंशिका, अंशिका बोलेगा। अंशिका बच्चे बोलो भाई, दूसरा बीच में ना बोले। अंशिका, रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई? 1850। अब जो मैंने नहीं बताया था वो पूछता हूं। अब पूरी क्लास में से कोई भी बच्चा जो आंसर जिसको परफेक्ट पता है वो बोल सकता है, सिर्फ वही जिसको पता है।
तो आपको बताना है चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। सिर्फ जिसको पता है वो जवाब देगा, तुक्का कोई नहीं मारेगा। किसी को पता हो, मैंने नहीं बताया, आने वाले चैप्टर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन 1950 1950 में हिंदुस्तान में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था। इसका चेयरमैन पूरी क्लास, एनी वन ऑफ यू, कौन मास्टरमाइंड इकोनॉमिस्ट था? उस आदमी का नाम जिसकी वजह से हिंदुस्तान में 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस हुए। कोई नहीं बोल रहा, नाम में बोल देता हूं। हाँ यस बोलो। नहीं नहीं, अरे वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अरे प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन सेटअप इन 1950। ध्यान से सुने, अगली क्लास में क्वेश्चन दोबारा पूछूंगा। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे? पीसी महलनोबिस। मैं पूरा नाम बोलता हूं, सुन सको याद कर सको तो अच्छा रहेगा। प्रसन्नता चंद्रा महलनोबिस या प्रसन्नता प्रसन्नता चंद्रा महलनोबिस। शॉर्टकट में आप इसे पीसी महलनोबिस भी बोल सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हर क्लास में डिस्कशन रहेगा। आज की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते हैं। आप सबके लिए लॉकडाउन चल रहा है, तो कोरोना काल में फीस का कंसेशन अनाउंस कर रहे हैं। ये जब तक लॉकडाउन रहेगा आपको 800 रुपीज़ पर मंथ फीस देनी है पर सब्जेक्ट की। 20% डिस्काउंट रखा गया है, तो 800 रुपये पर मंथ पर सब्जेक्ट आपकी फ़ीस। या तो आप जैन बुक डिपो, आपका घर पास में है तो जैन बुक डिपो में आप जाकर सबमिट करा सकते हैं। आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट आप मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। ऑप्शन नंबर 2, आप पेटीएम के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो पेटीएम का नंबर आपको संजय भैया का मेरा मालूम है, 9811134675। आप सब मेरे पास ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आप पेटीएम से जब पेमेंट करें तो उसका स्नैपशॉट लेकर वो भी आप उसमें भेज दें मुझे व्हाट्सएप पर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप करने वाला काम इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लें, अकाउंटिंग हो जाए उसकी। बच्चों आज जो एक क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी वो हमने आज ट्रायल करा, कैसा रहा? क्रिश बढ़िया। तो ये हर क्लास में इस तरह की टेस्ट सीरीज हम लोग बनाएंगे, चैप्टर आगे चलते जाएंगे, पुराने टॉपिक्स पर भी ये टेस्ट सीरीज चलेगी। आप उसके आंसर देंगे अच्छे से और फिर हम बाद में डिस्कशन करेंगे ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो ठीक हो जाए। तो फीस की अनाउंसमेंट मैंने कर दी है, उसको व्हाट्सएप जरूर करें। 2 ऑप्शन है, या तो पेटीएम के माध्यम से या जैन बुक डिपो। जैन बुक डिपो से रिसिप्ट मिलेगी या पेटीएम का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मेरे मोबाइल पर जरूर करें। तो अभी के लिए बच्चों क्लास समाप्त करते हैं, अगली क्लास का टाइम है। अभी के लिए धन्यवाद।